कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। टॉपिक है सर कल का लास्ट वाला एग्जांपल समझा दो। पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है इसे चेक करते हैं हम लोग। पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन के ही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। केवल x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी y z यदि और कुछ अवेलेबल है तो उसे आप कांस्टेंट ट्रीट करिएगा। जैसे यदि f इक्वल्स टू दिखा हुआ है x स्क्वायर y क्यूब प्लस z टू द पावर 7। अब यदि ऐसा हो और आपको कहा जाए कि इनको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ तो कई वेरिएबल हैं x y z, तो आप कैसे इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे? तो डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए, जब सिंबल डेल वाला यूज होगा तो डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल मींस बाकी y z जो भी है उन्हें आप कांस्टेंट मान लीजिए। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 2x प्लस 0 प्लस 0। यदि आपसे कहा गया डेल f बाई डेल y बताओ, तो x वाला तो 0 कर लेंगे, y क्यूब का क्या करेंगे? 3y स्क्वायर, और z वाला 0। डेल f बाई डेल z का क्या होगा? तो ये x0 y0 और ये 7z टू द पावर 6। पावर बगल में आता है और एक कम कर लेते हैं। तो ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन कि आप सिंबल हल्का बदल चुके और यहाँ कई वेरिएबल्स होते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको वहां नीड है जहां कोई रिलेशन ऐसा हो जिनमें कई वेरिएबल्स एक साथ मौजूद हो। तो आप जिस किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, उसके अलावे जो अवेलेबल हो वेरिएबल उन्हें आप कांस्टेंट मान लेंगे। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे मुझसे। अब यदि ये समझ में आ गया है तो एक और रिलेशन देखिए, g इक्वल्स टू है x y स्क्वायर z, और हम लिखना चाहते हैं डेल g बाई डेल x। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये x y स्क्वायर z था, तो ये डेल g बाई डेल x हो गया 1 y स्क्वायर z। यदि डेल g बाई डेल y की मैं बात करूंगा तो x तो एज इट इज रहेगा 2y और z, और यदि डेल g बाई डेल z की बात करूं तो x y स्क्वायर और z के बदले हो गया 1, तो x z स्क्वायर x y स्क्वायर। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के दो एग्जांपल थे आपके सामने। तो सर इसकी नीड क्या है और ये हम मैथ्स में कब पढ़ेंगे? तो मैथ्स में बीटेक में पढ़ेंगे, 12th में नहीं पढ़ाया जाएगा। और नीड अभी है हमें फिजिक्स में कंजर्वेटिव फोर्स का एक कंडीशन है कि कोई फोर्स जो वेरिएबल के फॉर्म में आपके सामने रखा गया हो, उनको कैसे डिसाइड करें कि वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो उसके लिए ये नेक्स्ट पेज पे आप एक कंडीशन देखिए, कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या है कंडीशन? तो if del fx by del y equals to del fy by del x, then the force F equals to fx I cap plus fy j cap, fx I cap plus fy j cap must be conservative. Must be conservative means आपने f को देखा, उसके दो पार्ट थे, एक x कंपोनेंट और एक y। x वाले जो टुकड़ा है फोर्स का, जिसे आप fx कह रहे हैं, जो i का कोफिशिएंट है f वाले में, उनको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, और fy जो है उसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। यदि ये दोनों बराबर आ जाए तो जो फोर्स दिया गया है वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। अब जैसे आपके सामने एग्जांपल में है F इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब आई कैप प्लस 3 .
प्लस 3x क्यूब y जे कैप। आपको चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं। चेक अबाउट check the nature of force, nature of force। अब इस फोर्स का नेचर क्या है ये आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सीधा सा आइडिया, आप यहां से देखिए fx कितना है। fx है x y क्यूब, और इसको डेल fx बाय डेल y आप कैलकुलेट करके देखिए। ये हो गया x 3y स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, एफ वाई के बारे में सोचते हैं। एफ वाई के बारे में सोचते हैं। यदि एफ वाई को हम देख रहे हैं, 3 एफ वाई का वैल्यू है 3x क्यूब वाई। चेक करिए आप लोग क्या आ रहा है वैल्यू। जीतू जी क्लास में हूँ मैं, लेट इवनिंग बात करता हूँ आपसे। Sir, it is not y conservative. के बारे में आपने देखा 3x क्यूब y, और अब आप बताइए डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, ये कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर y। क्या ये बराबर है, सेम है? तो डेल एफ एक्स बाई डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। और यदि ये बराबर नहीं है तब आप क्या कह देंगे इसे? नॉन कंजर्वेटिव। हेंस f इज नॉन कंजर्वेटिव। हेंस f इज नॉन कंजर्वेटिव। सर ये 9x स्क्वायर y कैसे हुआ? बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। 3 का डिफरेंशिएशन तो 3 ही रहेगा, जो 3 क्योंकि कांस्टेंट को फ्री छोड़ देंगे x के साथ है, और x क्यूब का तो डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता है। सर पर हम पता x है? क्यूब को क्यों डिफरेंशिएट करेंगे? हम यहाँ पर पार्शियल किसके- डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। अरे बेवकूफ, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो पार्शियली? देखो तो नीचे क्या लिखा है, डेल एफ वाई बाई क्या लिखा है? डेल एफ वाई बाई क्या लिखा है? डेल वाई या डेल डेल एक्स? x। तो एक्स को ही तो डिफरेंशिएट करोगे, यस वाई सर। को ना छोड़ोगे। कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? अब कितना आ गया? 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू वाई, वो हो गया 9x स्क्वायर वाई। तो आप अब चेक करो कि ये बराबर नहीं है। नहीं है यदि डेल एफ एक्स बाई डेल वाई और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, तो हम इन्हें क्या कह देंगे? नॉन कंजर्वेटिव। क्या अब भी कुछ कंफ्यूजन है? जिनके समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। आदित्य, आरव, सक्षम, सारांश, कहाँ कंफ्यूजन है? बोलो बालक। सर आ गया समझ। बहुत बढ़िया। अर्नब, तुम भी कुछ बोल दो। सर मैं तो अर्नब, तभी अभी आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यदि ये पॉइंट आपके समझ में आ गए तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए। आपसे यदि कोई कहता है, ध्यान दीजिएगा, f इक्वल्स टू एक्स वाई प्रोडक्ट में, तो आप क्या लिख सकते हैं? df इक्वल्स टू डी एक्स वाई। डी ऑपरेटर मान लो ऑपरेट किया है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। मैथमेटिक्स का ये थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं। और डी ऑपरेटर जो है, इसको आप वैसे समझो जैसे डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? एक को आप डी ऑपरेटर के पास रखेंगे, दूसरे को फ्री रखेंगे, बीच में फिर प्लस साइन आएगा। फिर पहले को फ्री रखो, दूसरे के साथ डी ऑपरेटर रखो। तो डी एफ का वैल्यू आ गया डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो आपको एक देखने का मौका ये मिला, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये किसके बराबर दिख रहा है? इन दोनों को रिलेट मैं कर रहा हूं एक साथ, तो डी एक्स वाई के बराबर दिख रहा है।
ये मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूं, y dx प्लस x dy dxy के बराबर दिख रहा है। ये जो एक एग्जाम्पल है, यहाँ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने मैनिपुलेट होते दिखा, इसका एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा वो भी आप समझने की कोशिश करो। यदि x क्यूब वाई स्क्वायर होता f के, या f के बदले यहाँ नया सिंबल ले लूं g, तो डी जी के बदले क्या लिखते आप, डी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और डिफरेंशियल ऑपरेटर यदि यूज करते तो डी एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर फ्री प्लस एक्स क्यूब फ्री इंटू डी वाई स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना, ये जो था आपके पास डी एक्स क्यूब, इसको आप डी एक्स से डिवाइड कर दो और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और उधर जो था डी वाई स्क्वायर, उसको डी वाई से डिवाइड कर दो और डी वाई से मल्टीप्लाई कर दो। यदि एक ही एलिमेंट से मैं डिवाइड भी करूं और मल्टीप्लाई भी करूं तो फ्रैक्शन में तो कोई अंतर आया नहीं। अब मुझे बताओ, ये dx क्यूब बाई dx का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, dx क्यूब बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ना x क्यूब का, 3x स्क्वायर dx इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये x क्यूब, और dy स्क्वायर बाई dy को क्या लिख सकते हो, 2y इंटू dy। तो आपके पास यहाँ एक रिलेशन आ गया, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस x क्यूब 2x क्यूब y इंटू डी वाई। ऐसे हम कभी कभी जो देख रहे हैं टुकड़े किए जा रहे हैं, ऐसे इनको कंबाइंड भी किया जा सकता है। कंबाइंड जैसे हमने शुरू किया g से, और dg का वैल्यू एक आया अपने पास 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस 2x क्यूब y dy। इनके रिवर्स ऑर्डर में हम ये भी कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx और 2x क्यूब y dy किसके बराबर हो जा सकता है, तो वो हो जा सकता है dg या dx क्यूब y स्क्वायर के बराबर हो जा सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। कंजर्वेटिव फोर्स की क्या खासियत है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है उसका वर्क डन। अब मान लो मैं आपको दो पॉइंट के बीच वर्क डन निकालने को कह दूं और पाथ की चर्चा नहीं करूं, तो इसका वर्क डन निकलेगा तब जब या तो आप एज्यूम करो कोई पाथ, या ऐसा कोई मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स जो अभी बोर्ड पे अवेलेबल है वो आप यूज कर ले। एग्जांपल देखिए, हाँ इसे नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल में इसका मैं यूज करके आपको बताता हूं कि यदि मैथमेटिकल ये मैनिपुलेशन आपको पता है तो कंजर्वेटिव फोर्स का दो पॉइंट के बीच वर्क डन लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। बिना पाथ के आप वर्क डन लिख दोगे, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। मैं बताता हूं, यहां पहला वाला समझ में आ गया है, ठीक। दूसरा वाला कॉपी पे लिखकर अभी छोड़ दो। आपको यदि आप लिख चुके हो दूसरा वाला तो मैं बोल देता हूं, आप साथ में सुन लें जब बैठे ही हुए हैं। तो g इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है। आप डी ऑपरेटर ऑपरेट करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। डी ऑपरेटर यदि ऑपरेट करने की सोचोगे तो डी जी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx, वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, प्लस एक्स क्यूब को फ्री किया और वो 2y dy। डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आप। क्या किया है, पहले एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया, 3x स्क्वायर साथ में dx, y को फ्री रहने दिया वाई स्क्वायर को, और दूसरे स्टेप में क्या किया, प्लस लिख करके एक्स क्यूब को फ्री रहने दिया, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया साथ में dy लिख दिया। कैसे आया, इसके लिए आप उसके नीचे वाले लाइन को देख सकते हैं। देखो तो वहां ब्लू कलर में क्या लिखा गया है, कहां से लाया गया है, dx क्यूब के नीचे यदि मैं dx लिख दूं और बगल में भी dx लिख दूं तो अंतर तो नहीं पड़ेगा ना, वहां से आया। अब तुम पूछो कि सर वो जो नीचे वाला dx था कहां चला गया, तो dx क्यूब बाई dx को क्या लिखते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद, 3x स्क्वायर। dy स्क्वायर बाई dy को क्या लिखते हैं, जल्दी बोलो। y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, dy स्क्वायर बाई dy, तो वो कितना हो जाएगा 2y। तो नीचे वाला तो dy चला गया, dy स्क्वायर बाई dy इक्वल्स टू 2y, dx क्यूब बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और बगल में एक dx रह गया, उधर बगल में एक dy रह गया। ठीक है, आप लोगों ये लिख चुके आप लोग। यदि आपको बहुत परेशानी है तो चलो यहाँ ट्राई करो,
x5 y क्यूब है, df एक लाइन में लिखना है मुझे, एक ही लाइन में लिखूंगा, 3 लाइन 4 लाइन नहीं लिखने वाला। तो पहले क्या करना है, x5 वाला 5x टू द पावर 4 इंटू dx प्लस 3 साथ में y क्यूब एज इट इज रहेगा मल्टी प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये एक पार्ट हुआ y क्यूब प्लस, अब x5 को रहने दो और y क्यूब के लिए क्या लिखोगे, 3y स्क्वायर dy। क्या ये कठिन काम है? चलो ये एग्जांपल भी मान लो पसंद आ जाए तो खुशी की बात, और नहीं आए तो एक और ट्राई करके देखो। f इक्वल्स टू x स्क्वायर y स्क्वायर है। चलो तो df कैसे लिखेंगे बताओ। पहले x स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2x, साथ में dx लिखो, y स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और अगला वाला y स्क्वायर के लिए x स्क्वायर फ्री रखो और y के लिए 2y dy। तो क्या ये कठिन काम है? थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो ये तो अपने लिए बड़ा कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा, आसान है। चेक कर लीजिए एक बार और, यदि f दिया गया है xy तो बताइए तो df एक लाइन में क्या लिख दूं, जल्दी बोलिए। तो dx इंटू वाई प्लस x इंटू dy, सिंपल। अरे कंफ्यूजन हो तो बोलो, d ऑपरेटर आएगा x के साथ, वो तो dx रह गया इंटू y, और y के साथ तो dy साथ में x। अब यदि ये समझ में आ गया हो, अच्छा एक बार लिख रहे हो तो लिखिए, कंप्लीट कर लेंगे पेज, यदि लिख रहे हो तो, नहीं तो ठीक है, ओके आगे बढ़े। यस सर। यहां चेक करिए, आपसे कहा जाता है एक एग्जाम्पल में एक ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं ओरिजिन 0 0 से, एक खास पॉइंट है 3 2 तक। अब ये आपने ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट को ले गए, रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता, कहा गया फाइंड आउट द वर्क डन बाय F इक्वल्स टू y dx y I कैप प्लस x j कैप बिटवीन A 0 0 टू B 3, 2। किसी ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स कंटिन्यूअस एक्ट कर रहा था और ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया है, ए से बी, रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता हमें। तो जब क्वेश्चन में रास्ता नहीं दिया गया तो बताओ कौन सा फोर्स होना चाहिए, दिया गया फोर्स कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन वर्क डन निकालेंगे कैसे? तो आपको तो पता है कि वेक्टर्स के फॉर्म में जब वर्क डन की बात आती है तो वर्क डन इक्वल्स टू लिखते हैं fx dx प्लस fy dy, सिंपल सा लॉजिक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। fx के बदले क्या है बताओ मुझे, fx के बदले क्या है, y dx प्लस x dy। लफड़ा हो गया। ये y को x के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करना हम जानते ही नहीं, y को x के रेस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास कोई रूल नहीं है पहले से, और x को y के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन फंस गया साधारण स्टूडेंट के लिए। जो थोड़े अच्छे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि इसको लिख सकते हैं dxy, कैसे, dx इंटू वाई प्लस dy इंटू एक्स, देख लो। और जिनको ये पता है उनका काम कंप्लीट हो गया। वर्क डन के लिए जो वो देख रहे थे, ये वर्क डन के लिए जो देख रहे थे, अब तो एक ही इक्वेशन रह गया, चेक कर लो। अब तो सिंपल, और यहां पर कहां से कहां तक जाना है, 0 0 से 3 2 तक। अब एक्स वाई तो एक नया फंक्शन है ना, x इंटू वाई, मतलब नया एक एलिमेंट है ना। अब x इंटू वाई, डी एक्स इंटू वाई का इंटीग्रेट करने पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, x इंटू वाई ही हो जाएगा। जैसे dx क्या हो जाता है x, df क्या हो जाता है इंटीग्रेट होके f, dy इंटीग्रेट होके y, dxy इंटीग्रेट होके क्या हो जाएगा xy। और आप लिमिट कहां से कहां तक रख रहे हो, 0 0 से 3 2 तक। तो 3 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0, 6 माइनस 0, ये 6 जूल आ गया। रास्ते से यहां हमें कोई मतलब नहीं है,
वैसे भी कंजर्वेटिव था, रास्ते का कोई काम ही नहीं पड़ा। यदि कंजर्वेटिव नहीं होता तो बिना रास्ते के आप वर्क डन बता ही नहीं सकते। यदि कंजर्वेटिव नहीं होता तो बिना रास्ता आप चुने, बिना रास्ते का यूज किए वर्क डन बता ही नहीं सकते थे, जबकि यहां तो मैं बता सकता हूं। तो कंजर्वेटिव फोर्स में आप बिना रास्ता के भी वर्क डन बता सकते हैं 2 पॉइंट के बीच। ये बात समझ में आई? हाँ मैं बता देता हूं, घबराओ, एक बार नहीं 3 बार बताना पड़ेगा। एक एग्जांपल लो, कॉपी पे छपाई संपन्न है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लो। फाइंड वर्क डन बाय F इक्वल्स टू देखो, एक F दिया गया है XY स्क्वायर बाई 2i कैप प्लस X स्क्वायर Y बाई 2j कैप, और आपको A112 B23 तक वर्क डन बताना है। तो वर्क डन, ये वेरिएबल फोर्स देख रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया वर्क डन इक्वल्स टू Fx dx प्लस Fy dy, और बिना आप टाइम बर्बाद किए आपने लिख दिया XY स्क्वायर बाई 2 dx प्लस X स्क्वायर Y बाई 2 dy, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ चेक करो कि क्या इनको ये कंजर्वेटिव, क्या इनको एक साथ कुछ लिखा जा सकता है ऐसा जिससे कि डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर सकें। अब थोड़ा मैथमेटिक्स खेल के देख लेते हैं। डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स बताना है आपको, डायरेक्ट बताइए। डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर, डेल एफ बाई डेल वाई बताना है। डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई, हाँ कितना हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा? डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई बाई 2, ये भी कितना हो गया? ये भी एक्स वाई। हेंस फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब हमें सोचना है कि कोई ऐसा एलिमेंट जिनको लेकर के डायरेक्ट ये हम वैल्यू डी के फॉर्मेट में लिख सके। कंजर्वेटिव है, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि किसी भी रास्ते से जाए ए से बी तक, तो वर्क डन जो हमें मिलने वाला है वो वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी एक ऑप्शन होता है कि हम कोई भी रास्ता चुनें, तो जो 2 पॉइंट है उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले लें। स्ट्रेट लाइन क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है? स्ट्रेट लाइन अभी नहीं, चलो कोई बात। फिलहाल अभी थोड़ा मैथमेटिक्स में ही खेल के देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ जो लास्ट लाइन आप चेक कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स में जब आप कॉन्फिडेंट है कंजर्वेटिव है तभी पाथ नहीं दिया गया है, और यदि कंजर्वेटिव है तो एफ एक्स जो दिख रहा है, एक्स वाले टुकड़े को क्या करो, उसमें जो एफ एक्स डी एक्स वाला एफ एक्स है, एफ एक्स में एक्स को स्क्वायर इंटीग्रेट कर लो, एक्स वाला टुकड़ा, तो तुम्हें एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जिस फंक्शन को आप डायरेक्ट ले सकते हो डी के फॉर्म में, और हमारा वो कंजर्वेटिव वाला इकट्ठा हो जाए। जैसे यहां पर आ गया एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 में एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 तो था ही, एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 बाई, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 आ गया। यदि वो डी के साथ लिख दे तो उसके 2 टुकड़े करोगे तो यही ऊपर वाला लाइन आ जाएगा, यही ऊपर वाला लाइन आ जाएगा। अब इंटीग्रेट जब आप कर चुके तो लिमिट यूज कर लो। लिमिट यूज करके कैसे देखोगे? अपर लिमिट 2 और 3 रखो, तो 2 रखोगे तो x के बदले 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर बाई 4 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन? 3 टू दी स्क्वायर दैट इज 9, और अगला देखो क्या बचेगा? 1 बाई 4, तो ये हो जाएगा 35 बाई 4 जूल। अब ये आपके जब किताब आप उठाओगे ना तो नहीं मिलेगा, आपके अधिकतर किताबों में ये गायब है। दिक्कत क्या है कि किताबों में गायब होने से क्या फायदा? आपके वर्क जब आईआईटी 4 बार पूछ चुका है
कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, और आप कहोगे कि ना ना ये तो मेरे किताब में नहीं लिखा, मैं नहीं बताऊंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको सीखना तो है ही। हाँ, कुछ देर देर से सीखें, कोई पहले सीख गए, बस सीखना है, कोशिश करना है। मैथ्स के साथ कंफर्ट बढ़ाएंगे तो काम बन जाएगा आपका। क्या मैं पेज चेंज करूं? सर बस 1 मिनट। कंजर्वेटिव फोर्स में केवल ये इकट्ठा होने की आप चांस देख रहे होगे। पेज चेंज करूं? चेक करिए एक और एग्जांपल। फाइंड वर्क डन बाय bit f equals to xy cube by 3 I cap plus x square y square by 2 j cap between a 0 0 to b 1 1। सॉल्व करने के लिए कैसे प्रोसीड करेंगे? तो वर्क डन, पहले क्वेश्चन आप नोट कर लें। क्या आपको ये इकट्ठा होते दिख रहा है या नहीं? नहीं तो आप कंजर्वेटिव चेक करना चाहें तो डायरेक्ट देखिए, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई कितना हो गया? एक्स 3y स्क्वायर बाई 3, और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स कितना हो गया? देखिए 2x y स्क्वायर बाई 2। ये दोनों अलग हैं या बराबर हैं? डेल एफ एक्स बाई डेल वाई और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, हेंस f इज कंजर्वेटिव। आप या तो चेक करेंगे या ये मान के चलेंगे पाथ नहीं दिया गया है तो कंजर्वेटिव ही होगा, पाथ नहीं दिया गया तो कंजर्वेटिव, अदरवाइज पाथ चाहिए। अच्छा चलो, यहां तक यदि आ गए तो एक काम करो, आपको क्या सिखाया, एक को एक साथ लिखने के लिए क्या करना बताया था 2 मिनट पहले, ये बताओ। यदि इनको इंटीग्रेशन में डी के साथ एक फंक्शन में लिखना चाहते हैं तो क्या कर रहे थे कि आई कैप एफ एक्स जो था उसमें जो एक्स वाला टुकड़ा था उसको इंटीग्रेट कर देते थे, तो कितना हो जाता? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई 6, या डी एक्स वाई एफ वाई जो था उसमें वाई वाले टुकड़े को इंटीग्रेट कर दो, तो एफ वाई में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे तो वाई क्यूब बाई 3, 3 2 जा 6, तो दोनों ही से एक ही आया ना। कौन सा वैल्यू आ रहा है? वैल्यू आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 3 बाई 6। सर ये कैसे है, एक बार फिर से बता दो। मुझे बताओ तो एफ एक्स कितना है? अरे बताओ भाई, एफ एक्स नहीं दिख रहा है? सर एक्स वाई हाँ। क्यूब बाई 3। इसमें एक्स वाले टुकड़े को इंटीग्रेट कर दो। एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखते हैं भाई? एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना टाइम लगाओगे? यस सर।
अरे गधे, x का इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ, 3 दिन बाद तुम्हारे अकल में आएगा। x का सर एक्स इंटीग्रेशन स्क्वायर कितना बाय होगा? 2। अब वहां x के बदले x स्क्वायर बाय 2 रख दो, कितना 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 हो गया वो fx बदल कर? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाय 6। चलो, या तो ये काम करोगे इस एक डब्बे में रखने के लिए, f पता करने के लिए, या इसका y वाला टुकड़ा उठा लो, fy का कितना है, fy का y वाला टुकड़ा। अरे देखो चित्र यार, दिख ही नहीं रहा बालक को। और y सर स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय इंटीग्रेशन 2। कितना होगा? y स्क्वायर 2 तो छोड़ दो, कांस्टेंट है। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? सर वाई रेज़ टू द पावर 3/3। तो y स्क्वायर को उससे रिप्लेस कर दो, देखो तो क्या आया? यस सर। क्या आया बोलो? सर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाय 6। दोनों से यही आएगा ना, तो वही d के फॉर्मेट में उससे लिख दो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पास ये लिखा रहेगा, d x स्क्वायर y क्यूब बाई 6, तो डिफरेंशिएशन से चेक कर लो, जो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, 2x dx y क्यूब बाई 6 प्लस x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई 6। देखो तो वही आ गया या नहीं आ गया? x y क्यूब बाई 6 dx प्लस ये 3 dx प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर dy बाई 2, वही आ गया या नहीं आ गया? तो वही आ गया। यस तो सर। ये हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो वो हमने जब लिख दिया, तो उसके बाद अब वर्क डन क्या लिखना चाहिए मुझे? वर्क डन फाइनल रिजल्ट में लिख रहा हूँ, वर्क डन इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई 6। कहां से कहां तक? लोअर लिमिट है 0 0 और अपर लिमिट है 1 1। तो लोअर लिमिट तो 0 0 0 हो जाएगा, और 1 1 हो गया 1/6। 1/6 माइनस 0, ये हो गया 1/6 जूल वर्क डन। किसी भी रास्ते से जाएंगे तो 1/6 जूल वर्क डन आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के लिए हमें पाथ लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये काम हम कर सकते हैं। थोड़े कोशिश के बाद ये हमारे समझ में आने लगेगा। हाँ, थोड़े कोशिश के बाद। लेकिन दिक्कत क्या है कि किताबों में कोई इसके आपके 100 एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। अब मार्केट से उठा लो 200 किताब, उसमें 2 एग्जाम्पल मुश्किल से मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि कंजर्वेटिव फोर्स आईआईटी देता है और क्लोज्ड पाथ दे देता है, तो अकल लगाना ही नहीं है, केवल चेक कर लो कंजर्वेटिव है और क्लोज्ड पाथ है तो 0, काम खत्म। लेकिन यदि पाथ दे देगा तो फिर कहानी फंस जाएगी। आपको एक नॉन कंजर्वेटिव के लिए पाथ दे करके मैं समझाने की कोशिश कर देता हूं। एग्जाम्पल है, फाइंड वर्क डन बाय F इक्वल्स टू y स्क्वायर i कैप प्लस x j कैप। फाइंड वर्क डन बाय इतना बिटवीन a 0 0 to b 2 2 2 4 on path y equals to x square, y equals to x square। अब ध्यान से देखिए, सॉल्व करते वक्त वर्क डन का तो रास्ता वही है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब देखना, ये आपका कंजर्वेटिव नहीं है, और कंजर्वेटिव नहीं है तो आप वो जो इकट्ठा करते थे वो काम यहाँ नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो पाथ का क्या यूज है वो देखो। पाथ है
y equals to x square, implies that dy equals to, ध्यान दीजिएगा, 2x dx। अब सारे डाटा को चाहो तो इस फॉर्मेट में ले लो, y के बदले हम लिख देते हैं तो ये x to the power 4 dx हो गया, और x तो था ही, dy के बदले लिख दिया 2x dx, सारे x के फॉर्मेट में अब आ गया, x to the power 4 plus 2x स्क्वायर और dx कॉमन ये आ गया। इंटीग्रेट करिए, केवल x का वैल्यू देखिए, 0 से कहां तक गया है, 2 तक। इंटीग्रेट कर दीजिए, वर्क डन कितना हो जाएगा, x to the power 5। अब इंटीग्रेट कर रहा हूं, केवल x ही तो है, तो कितना आ रहा है, x to the power 5 by 5 plus twice x cube by 3, और कहां से 0 से 2 तक 32 by 5 16 by 3 जूल। ये आ गया आपके पास, वर्क डन। तो पाथ का क्या यूज है, लेकिन फिर यहाँ मैथमेटिक्स थोड़ा सा इन्वॉल्व है, तो धीरे धीरे जब ये मैथ्स के साथ खेलना आप सीख जाएंगे, तो सर ये कब सीखेंगे, तो ये 12th में मैथ्स जब 500 700 800 1000 2000 क्वेश्चन कर लेंगे गलत, तो सीख जाएंगे। सर गलत क्यों, तो पहले गलत करते हैं तब सही करते हैं। तो आप मैथ्स में सर इतना क्वेश्चन मैं क्यों बनाऊंगा, कैलकुलस से केवल 40% पेपर रहता है मैथमेटिक्स में आईआईटी का, तो आप बिना बनाए तो आईआईटी के भीतर जाने की सोचेंगे नहीं, तो 2000 4000 क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। तो कैलकुलस में सोचो 30 से 40% जिसका वेटेज हो, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस और बताऊं मैं आपको, न्यूटन के दिमाग में आया उस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कागज पे लिख करके घर के अलमीरा में उसने उसको रखा, वो सोच रहा था ये जो 2 पॉइंट मास के बीच में लॉ है, ये अर्थ और मून के भी बीच में एप्लीकेबल होगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए उस टाइम तक 1500 वाले जो 15th सेंचुरी तक जो भी मैथमेटिक्स अवेलेबल था यूज किया, नहीं प्रूफ कर पाया। केवल 24 साल उसे लगे, उसने मैथमेटिक्स का एक ब्रांच डेवलप किया जिसे कैलकुलस कहते हैं। उसके बाद उसने एक थ्योरम प्रूफ की, सेल थ्योरम, और उसके बाद उसने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पब्लिश किया, केवल 24 साल। अब सोच सकते हो इस कैलकुलस की अहमियत को। तो आप जब कहते हैं कि कैलकुलस में मैं कंफर्टेबल नहीं, तो भाई कोई नहीं था, न्यूटन तो बेचारा 24 साल लगाया उसके कंफर्ट डेवलप करने के लिए। तो जब न्यूटन को 24 साल लगा, तो आप समझ सकते हो, तो आप भी थोड़ा तो मेहनत करोगे नहीं, 24 साल तो कम से कम 24 घंटे तो लगाओगे, तो 2-4 हजार क्वेश्चन बनाने पर कंफर्ट आ जाता है, सर्टेनली आ जाता है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं। तो आप अब समझो ये इस तरह के कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिन्हें इसी तरह से बना सकते हैं। ये एक पार्ट हुआ। अब मैं आपको एक्स्ट्रा जो बता रहा हूं, उन्हें नए सेक्शन को कॉपी पे हेडिंग दो और यहां लिखो रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स and associated potential energy। अब यदि आपको डिफिनीशन याद हो, एक डिफिनीशन, we know that delta U equals to minus of work done by conservative force। क्या ये जानते हैं? ये डिफिनीशन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। ये एक डिफिनीशन था, क्या था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसे यू कहते हैं, इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एफसी। तो आप यदि इसे जानते हैं, तो एक बार फिर से लिख करके देखिए, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू सी, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ सी डी आर। तो एफ सी किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डेल यू बाई डेल आर के बराबर हो जाएगा, डेल यू बाई डेल आर के बराबर हो जाएगा। एफ सी को क्या कह देते हैं? माइनस डेल यू बाई डेल आर। एफ सी को क्या कह देते हैं? माइनस डेल यू बाई डेल आर। यदि यू आर का फंक्शन हो, यू फंक्शन आर का हो, तो सीधे ये कह देते हैं एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स डेल यू, क्योंकि
हर एक कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट करते हैं, तो उनमें आपस का तो रिलेशन होगा ना। तो यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी का दे दे फंक्शन, तो आप कैसे फोर्स बताओगे? तो पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफरेंशिएट कर दो। ये इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसे ये भी लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यूआर ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ग्राफ का जो स्लोप होगा, उसका जो नेगेटिव होगा, वो क्या देगा? कंजर्वेटिव फोर्स देगा। नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यूआर ग्राफ। ये तो तब आप यूज करेंगे जब आर का फंक्शन हो। लेकिन सोचो यदि ऐसा हुआ कि यू जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करने लगा, तो फिर ये वैल्यू थोड़ा सा बदलता है। कैसे? तो यहां तक पहले नोट करिए, फिर मैं पेज चेंज करता हूं। ये रिलेशन अप्लाई करके आप देखना चाहो तो एक एग्जांपल यहां आप चेक कर सकते हैं। देखिए आपसे कह देगा u इक्वल्स टू माइनस के बाई आर क्यू, देन फाइंड एसोसिएटेड एफ कंजर्वेटिव। तो एफ कंजर्वेटिव पता करने के लिए कहेगा, तो आप सॉल्व करते वक्त क्या करने वाले हैं? सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लीजिए। एफ सी इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस माइनस प्लस हो गया डी के बाई आर क्यूब बाई डी आर। ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे देखोगे? -3 आर टू दी पावर -3 - 1 अपॉन -3 - 1। ये कितना हो जाएगा? -k/4 आर टू दी पावर 4, -k/4 आर टू दी पावर 4। ये अगले पेज में मैं फिर से लिख देता हूँ। कुछ गड़बड़ कर दिया? चेक कर लेता हूँ। आपके सामने u दिया गया है -k/r³ और fc जो है ये पूछा गया है। एग्जाम्पल ये था। सॉल्व करते वक्त क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए। सॉल्व करते वक्त हमने क्या किया? fc इक्वल्स टू -du/dr, डिफरेंशिएट कर दो। -k और एक तो माइनस पहले से है, ये प्लस के हो गया, d 1/r³ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। k r टू द पावर -3d/dr, k -3 r टू द पावर -3 +1 या -1 -1 और ये कितना हो जाएगा? -3 k/r टू द पावर 4, -3 k/r टू द पावर 4। ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में चेक कर लीजिएगा। ये वाला लाइन नहीं समझ में आए तो मैं फिर से लिख देता हूँ। एक माइनस है, d/dr है और ब्रैकेट में आएगा -k/r। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बाहर आया, r टू द पावर -3/dr। ये यदि आपको लगे कि fc हम लोग 3k/r टू द पावर 4 देख रहे हैं, तो लोग छोटे बच्चे को देख के टेंशन में आ गए, ये कैलकुलस कैसे सीख रहा है। घबराओ मत, टेंशन ना लो। दीपांशी जो है ना अपने रिसेप्शन पे, उनका बालक है, तो आज इंस्टीट्यूट घूमने आया हुआ है। ये 3k/r टू द पावर 4। यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। आप नेक्स्ट एक पॉइंट देखो। यदि केवल x के डायरेक्शन में मोशन होता, if particle is moving along x axis, तो हम क्या लिखते? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा u जो था उसमें लिख देते -fc del x। तो fc किसके बराबर हो जाता? del u del x, माइनस के साथ। और ध्यान दीजिए, u जरूरी तो नहीं है केवल x का फंक्शन हो। u तो जरूरी नहीं है केवल x का फंक्शन हो, x y z कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग -du/dx तो नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे? del u/del x। तो ये जो होता, ये कंजर्वेटिव फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होता?
एक्स वाला कंपोनेंट, क्योंकि वाई और जेड वाले कंपोनेंट का एक्स के डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा। केवल एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वाई के डायरेक्शन वाले फोर्स का वर्क डन क्या होगा? 0। जेड के डायरेक्शन वाले फोर्स का वर्क डन क्या होगा? 0। तो बचेगा कौन? एफ एक्स। तो एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाता? डेल यू के बराबर हो जाता। तो एफ एक्स क्या आ गया? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 यदि लिखेंगे बहुत छोटा, तो उसको लिखा जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मेट में माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। अब यहां ऐसे ही सोच लो, सिमिलरली एफ वाई क्या हो जाएगा? माइनस डेल यू बाई डेल वाई। एफ जेड क्या हो जाएगा? माइनस डेल यू बाई डेल जेड। तो इस आइडिया को हम फॉलो करेंगे कि डेल यू बाई डेल आर या डी यू बाई डी आर, कब? जब आर का फंक्शन हो, या डेल यू बाई डेल एक्स माइनस के साथ, या डेल यू बाई डेल वाई माइनस के साथ, या डेल यू बाई डेल जेड माइनस के साथ, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड वाले वैल्यूज। तो यहां इनको एक साथ यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? ये रिलेशन एफ जो कंजर्वेटिव है वो कितना आप लिखना चाहेंगे? एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और ये एक साथ क्या लिखा जा सकता है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तो आप कंजर्वेटिव फोर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं यू का फंक्शन यदि दिया गया है तो। से 3 स्टार कर दो ना, 5 स्टार कर दो। कंजर्वेटिव फोर्स जब भी आपको लिखना हो तो ये काम कर सकते हैं आप। माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तो इससे पता चल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, क्योंकि हर एक पोटेंशियल एनर्जी किसी कंजर्वेटिव फोर्स से एसोसिएटेड, क्योंकि डिफाइन ही होता है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कोई ना कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब उसका पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन का सेंस है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप तुरंत लिख पाएंगे एफ को। क्या पेज चेंज करूं? एफ इक्वल्स टू लिखा गया है यहाँ, एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। यहां चेक करिए, इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब देन फाइंड एसोसिएटेड कंजर्वेटिव फोर्स। ये एग्जांपल है आपके पास, तो सॉल्व करते वक्त क्या लिखना चाहिए आपको? एफ कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप। यहाँ जेड है ही नहीं तो पंगे ना लो। ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x आई कैप माइनस 3y स्क्वायर जे कैप। देखो तो कंजर्वेटिव फोर्स निकल करके चला आया। यदि चला आया तो बड़ी खुशी की बात, इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब देन फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स। तो सोचने के लिए रास्ता तो, फॉर्मूला तो एक ही आप जानते हैं, एफ कंजर्वेटिव माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। डिफरेंशिएशन शुरू करो, माइनस 2x वाई जेड क्यूब आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई 3z स्क्वायर के कैप। यदि आपके समझ में आ जाए तो बड़ी खुशी की बात। कंजर्वेटिव फोर्स यदि लिखना है तो तुरंत अब लिख सकते हैं आप। पहले में जब एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब को डिफरेंशिएट किए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और वाई जेड क्यूब ऐसे ही रहा।
दूसरे वाले केस में आ जाओ। यदि आप बात करते हैं एक्स स्क्वायर जेड क्यूब के बारे में, एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब के बारे में बात करेंगे, क्यों? क्योंकि वाई जो था वो तो 1 हो गया डिफरेंशिएट होकर, और तीसरे में जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3z स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज था, तो आपको तीनों मिल गए, एफ एक्स एफ वाई एफ है। क्या ये कठिन काम है या कर सकते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स हम ढूंढ सकते हैं, और ये जो आइडिया अभी आप यूज कर रहे हैं ये 12th में ज्यादा यूज में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा और पोटेंशियल से वो ऐसे ही रिलेटेड होगा। तो जो काम यहाँ आप सीख रहे हैं उसका फायदा 12th में भी मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आप एक बार मेहनत करिए, 2 जगह उनके मजे आपको मिलेंगे, वहां भी वो क्वेश्चंस आप सही कर लेंगे इस आइडिया पे। क्या मैं और एग्जाम्पल इस पे करवाऊं या आगे बढ़ूं? ये समझ में पॉइंट आ गया है? सानिया आपके आ गया ये पॉइंट, या थोड़ा और इस पे 1-2 एग्जाम्पल करें? ओके, चेंज करूं पेज? यहां देखिए कि आपसे कहा जाता है एट इक्विलिब्रियम F0, और F0 का मतलब क्या हो गया? du बाई dr0। क्यों? क्योंकि F यदि कंजर्वेटिव है तो माइनस du बाई dr0, और fx0 fy0 fz0 implies माइनस del u बाई del x0 माइनस del u बाई del y0 माइनस del u बाई del z0। जब इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करेंगे तो एक आइडिया मिल गया कि जो u होगा वो du बाई dr 0 होगा, माइनस तो मल्टीप्लाई कर लेना दोनों तरफ, तो एक फिर आ जाएगा ना प्लस du बाई dr माइनस 0 इज 0। तो इक्विलिब्रियम का मतलब जो मैकेनिक्स में देखते हैं वो ये देखते हैं, हाँ, या तो नेट फोर्स 0 या सारे फोर्स जो लग रहे हैं उनका वेक्टर सम 0। अभी चूंकि मैं कंजर्वेटिव फोर्स पे फोकस कर रहा हूं तो मान के चल रहा हूं एक ही फोर्स मेन है कंजर्वेटिव। अब अगला पॉइंट देखिए, ये आपके सामने एक कटोरा बर्तन रखा हुआ है, और बर्तन को उलट करके रख दिया दूसरे डायग्राम में, और तीसरे डायग्राम में बर्तन नहीं है। आपने एक ब्लॉक को रखा बर्तन के भीतर, यहां बर्तन के ऊपर और यहां ग्राउंड पे। इन तीनों ब्लॉक को ध्यान से देखो, ये तीनों ब्लॉक को ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ, ये जो पहला डायग्राम है इसमें मैं यदि ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दूं ऐसे आगे, क्या ये वहीं बैठेगा या वापस आना चाहेगा? वापस आना चाहेगा। और अभी वो जब आपने कुछ नहीं किया तब तो रेस्ट पे था ना, आराम से, तो रेस्ट में था, तो इक्विलिब्रियम में तो ये भी है, ये भी है, और ये भी है शुरू में। अब मुझे ये बताओ, अगले वाले टुकड़े को ब्लॉक, अगले वाला जो ब्लॉक है उसको एस डिस्प्लेस करेंगे तो क्या ये वापस जाएगा या भाग जाएगा? वहां से भाग जाएगा। और इनको यदि मैं एस आगे कर दूं तो वहीं रह जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो ये
इक्विलिब्रियम 3 नेचर वाले दिखने लगे। एक का नाम रखते हैं स्टेबल। स्टेबल से क्या फील आता है कि यदि आप हटाओ इधर उधर तो वो कहेगा ना ना मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। अरे डे टू डे लाइफ में सोचो ना, आपके घर में कई सामान को एक के ऊपर एक रखना पड़ा, आपने रख दिया तो रुक के एक बार देखते भी तो कहीं गिर ना पड़े। गिर रहा या नहीं ये तो एक बार धकेल के देख लेते हो, नहीं गिरा मतलब स्टेबल है। ठीक है, सीधी सी बात, गिर गया मतलब ठीक से हमने नहीं रखा था। तो स्टेबल का क्या तरीका होगा? तो एक सीधा तरीका है प्रैक्टिकल वे में कि डिस्प्लेस करो। यदि वो वापस आने की टेंडेंसी पॉजेस कर रहा है किधर भी डिस्प्लेस करने पे, तो इसका मतलब है कि वो अपना जो उसका पोजीशन है ना जहां वो पहले था, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और दूसरा अनस्टेबल। पहला स्टेबल हमने लिखा और दूसरा अनस्टेबल लिख रहे हैं। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा अनस्टेबल। और तीसरे के लिए क्या कहोगे? ना तो ये लेफ्ट वापस आया ना आगे गया, न्यूट्रल। इसको कोई दिक्कत नहीं है, जहां ले जाओ वही ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के कितने टाइप हो गए? तो यहां आप क्या पढ़ रहे हैं इस पेज पे? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो 3 तरह के आपको इक्विलिब्रियम दिखने वाले हैं। और यदि 3 तरह के इक्विलिब्रियम दिखने वाले हैं तो पहले वाले पार्ट में आओ। पहले वाले पार्ट में या दूसरे वाले पार्ट में या तीसरे वाले पार्ट में, सब में एक तो कॉमन है कंडीशन। एक कॉमन कंडीशन है, F क्या हो गया? 0। F 0 है तीनों में इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पर। और F0 का मतलब क्या होता है? यदि x के अलोंग मूवमेंट है केवल, मैं मान लूं तो x प्ले करके समझा रहा हूं, तो du by dx भी क्या हो गया? 0। du by dx तीनों में 0। तो जब कोई आपको इक्विलिब्रियम कहे तो तुरंत ये दिमाग में आ जाए, तो du by dx 0, स्लोप 0। यदि r का फंक्शन हो fr तो df by dr 0। उससे हमें क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन वो किस तरह के हैं इसके लिए ध्यान दो। पहले वाले चित्र में आप मुझे देख करके बताओ, पोटेंशियल एनर्जी फील करो, ग्रेविटेशनल टाइप। आसान है सोचना, इसलिए इन तीनों में किस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम दिख रहा है? चेक करो डायग्राम, चेक करो डायग्राम, इधर उधर ध्यान नहीं। क्या कहेंगे कौन से चित्र में पोटेंशियल मैक्सिमम? पहले वाले में मिनिमम, पहले वाले में मिनिमम, दूसरे वाले में मैक्सिमम और तीसरे वाले में कांस्टेंट। कहीं भी ले जाओ, लेफ्ट राइट कांस्टेंट। अब मैक्सिमा का कंडीशन क्या था याद करो। मैक्सिमा का कंडीशन, मिनिमा का कंडीशन क्या था? du by dx 0 और दूसरा होता था d2u by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और जिसे आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, df by dx लेस देन 0। अच्छा, u मिनिमम के लिए क्या लिख सकते हैं बताइए? u मैक्सिमम के लिए क्या लिख सकते हैं? du by dx 0, d2u by dx स्क्वायर लेस देन 0। और न्यूट्रल को छोड़ देंगे। मैथ्स में आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो इसका डिटेल बहुत ज्यादा वहां मिलेगा। फिजिक्स में उसकी नीड नहीं है। फिजिक्स में तो सबके लिए एक लाइन से काम चल जाता है। एक ही क्वेश्चन में केवल एक इक्विलिब्रियम की चर्चा की जाती है, एक क्वेश्चन में फिजिक्स में। यदि एक ही इक्विलिब्रियम की चर्चा की गई तो आपको अंतर तो करना ही नहीं है, तो du by dx 0 कर दो, काम खत्म। लेकिन यदि मैं जबरदस्ती दो दे दूं तो 12th में तो मैथ्स में पढ़ेंगे ही, और यहां भी थोड़ा सा देख लो d2u by dx स्क्वायर। अब ये एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। ये पहला वाला जो है ना, नहीं मान लो एक्सप्लेन किया, दूसरा वाला यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। नीचे ध्यान से देखिएगा, ये जो आप लिख रहे हैं ना,
इस आइडिया को आगे देखिए, डी बाई डी एक्स और साथ में है डी यू बाई डी एक्स। सर पहले वाले df by dx ग्रेटर देन 0 नहीं होगा? हाँ, पहला वाला में ग्रेटर देन 0 है, दूसरे वाले में लेस देन 0 है, और वहां सर ग्रेटर नहीं, देन 0 df क्यों नहीं सर है आपने वो कारण df मैं आगे समझा रहा हूँ, घबराओ मत। अभी अगला देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। यहां चेक करो, इसको मैं लिखता हूं डी माइनस एफ बाई डी एक्स, और ये लेस देन 0, और एक बार माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन किस में बदल जाएगा? तो डी एफ बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। आ गया या नहीं आ गया? तो ये उसी तरह जो यहाँ और यहाँ साइन दिखता है ना, वो अपोजिट है। डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और डी एफ बाई डी एक्स लेस देन 0 है। किसमें? मिनिमा में, यू मिनिमा जहां हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले में, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले में डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है और डी एफ बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो ध्यान रखिएगा। सर मैं तो ध्यान नहीं रख सकता, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत होगा और कोई खास परेशानी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन सही हो तो ये थोड़े कोशिश करके ये कंडीशंस आपको याद रखने हैं, या तो डिराइव करके याद रखो या सीधे याद रखो कि मैक्सिमम मिनिमम में हमने ये याद किया। मैक्सिमम मिनिमम जो भी होगा, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, दोनों में सब में स्लोप 0 होता ही, डी यू बाई डी एक्स 0 आप करते ही करते हो। और उसके अलावा देख लेते हो, यू जहां मैक्सिमम है वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां मिनिमम है वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां कांस्टेंट हो वहां न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसमें फ्री के नंबर मिलते हैं आपको इस चित्र से। आपको बताना है, यहाँ एक यूएक्स ग्राफ देखो, यूएक्स ग्राफ दिया हुआ है, और आपको बताना है इन पॉइंट्स में से ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी और ई कौन सा कैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस एग्जांपल में आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन और नेचर फाइंड करना है। फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम in above ux ग्राफ। मुझे ये बताओ, कहां पर स्लोप 0 दिख रहा है? कहां कहां स्लोप 0 दिख रहा है? सर ए और सी। स्लोप 0 u ऑप्टिमम के लिए, ऑप्टिमम के लिए, या f 0 होने के लिए हमने स्लोप 0 देखा। तो ये फॉर इक्विलिब्रियम हमें पता चल गया, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ये आइडिया मिल गया। अब मुझे बताओ इनमें स्टेबल कौन? तो यहाँ U क्या दिख रहा है? लोकल मैक्सिमा। तो ये कैसा पोजीशन हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा फॉर यू। तो यदि ये मिनिमम है तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ई वाला क्या हो जाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां बढ़ घट नहीं रहा है ना, तो ये मिनिमम अगल बगल कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं, ये कांस्टेंट। चित्र देख के आप कैसे चुनोगे इक्विलिब्रियम? सबसे पहले बताओ यूएक्स ग्राफ। तो पहले ढूंढो वो पॉइंट जहां जहां स्लोप 0 है, जहां जहां 25 जगह 0 है तो 25 जगह इक्विलिब्रियम। उनमें स्टेबल कौन सा? तो जहां जहां लोकली मिनिमा है वो स्टेबल, जहां जहां लोकली मैक्सिमा है वो सारे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट। कौन से स्टेबल, कौन से यू ऑप्टिमम का मतलब क्या हुआ? से बोलो ऑप्टिमम मतलब आलसी हूं मैं, मैक्सिमा मिनिमा दोनों नहीं लिखना चाहता हूं। समझ में आई बात? यस। दोनों के लिए ये कंडीशन होता है, मैक्सिमा के लिए भी यू 0 होता है, स्लोप 0 होता है, और मिनिमा के लिए भी स्लोप 0 होता है यूएक्स ग्राफ का। तो ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों के लिए ये कंडीशन वैलिड है। आप फिर भी दुखी है क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कष्ट है आपको, तो गिनती करके केवल यही बता दो कितनी बार इक्विलिब्रियम मिल रहा है यहाँ इस ग्राफ में। गिनती करो। सर 6, 1 2 7 3
4 5 6 7। इनमें से कहां कहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, सर 2 4 6 इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और कहां कहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? 1 अनस्टेबल 3 5 इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल कहीं दिख रहा है? नहीं। UE क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और SE क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको लगेगा ये तो अच्छा है, इसमें तो नंबर में कलेक्ट कर लूंगा। तो हाँ अच्छा है, फ्री के नंबर है। देखो जहां U मैक्सिमम दिख जाए, आंखों से दिख रहा है क्योंकि UX का ग्राफ है भाई, UX का ग्राफ है, तो क्यों नहीं दिखेगा आंखों से? जहां मिनिमम दिख रहा है, हाँ स्लोप पहले 0 चेक कर लो। जहां मिनिमम दिख रहा है वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां मैक्सिमम दिख रहा है लोकली वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चित्र बना लिया सबने? लेकिन अगले क्वेश्चन के पूछने पर आप चिल्लाओगे और जल्दबाजी में आंसर गलत कर दोगे, ऐसा मत करना। यहां आपको बताना है इस जगह इक्विलिब्रियम है भी या नहीं, और यदि है तो स्टेबल या अनस्टेबल क्या दिख रहा है आपको? अच्छा बी पे कौन सा इक्विलिब्रियम दिख रहा है आपको? स्टेबल या अनस्टेबल या न्यूट्रल? तो ध्यान से सुनो। हाँ इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी होता है? इक्विलिब्रियम के लिए F0 होता है, हेंस एट A एंड C। A और C वो पॉइंट है जहां इक्विलिब्रियम है। अब इनमें कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल, ये लफड़े वाला काम है। ये सर अधिकतर A होता स्टेबल है। C अनस्टेबल। तो या तो आपको याद हो, या तो आपको याद हो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम U क्या होता था? मिनिमम। d2u बाई dx स्क्वायर क्या होता था? ग्रेटर देन 0। और यहां से बताया था आपको df बाई dx क्या होता था? लेस देन 0। और df बाई dx क्या है? स्लोप ऑफ fx, ग्राफ निगेटिव। ये किसका ग्राफ है? ux का, fx का। तो इक्विलिब्रियम के लिए पहला कंडीशन क्या होगा? f का 0 होना। वो कहां कहां दिख रहा है? b पे नहीं दिख रहा, a और c। अब a और c में कौन सा स्टेबल? तो जहां पर स्लोप जो हो fx ग्राफ का वो निगेटिव हो, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कहां दिख रहा है स्लोप निगेटिव? a वाले पे ये स्टेबल, और दूसरा जो होगा उसी तरह अनस्टेबल। ये जिनको स्टेबल इक्विलिब्रियम का याद है वो तो कर ही लेंगे, जिनको नहीं याद है उनके लिए थोड़ा लफड़ा। सर ये यदि ग्रेटर देन 0 है तो ये लेस देन 0 क्यों आ रहा है? क्या एक बार समझाऊं इसको? नो सर। क्या पेज चेंज करूं? क्या पेज चेंज करूं? आप इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखिए। एक एग्जांपल में इफ u इक्वल्स टू
6x square minus 2x plus 8. Then find equilibrium position and its nature. क्वेश्चन कॉपी पे नोट कर लीजिए. कॉपी, अच्छा हाँ यार, कॉपी पे कैसे नोट करें? If u equals to 6x square, शांत हो जाओ. u equals to 6x square minus 2x plus 8. Then find equilibrium position and its nature. तो सॉल्व करने के लिए पहले ये पता करो कि फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या था कंडीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन du by dx, that is 12x minus 2 equals to 0, और x equals to हो गया plus 1/6. ध्यान दीजिएगा, यहां ऐसे करने से पहले एक काम करो, पहले तो du by dx पता कर लो और एक और पता कर लो d2u by dx स्क्वायर, क्योंकि इसका भी काम पड़ेगा. और तब चलो सेंस, तब लिखो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन du by dx equals to 0, 12x minus 2 0, x equals to 1/6, at x equals to 1/6, d2u by dx square equals to 12 is greater than 0. Hence x equals, hence हम क्या कह देंगे, u जो है मिनिमम है. d2u by dx square greater than 0 का मतलब होता है u मिनिमम. सर ये तो मुझे, हाँ फिर से क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए. इफ, हाँ अब पहला लाइन लिखो, सिंस u इक्वल्स टू, पहला लाइन लिखो, सिंस u इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, पहला लाइन लिखो, u इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8. अब दूसरा लाइन लिखो, du by dx कितना होगा, du by dx, du by ना वो बाद में सोचेंगे, अभी डिफरेंशिएट करो u को, 12x माइनस 2. अब फिर से डिफरेंशिएट करो, d2u by dx स्क्वायर कितना आया, 12. ठीक, अब अगला लाइन, सिंस या at equilibrium position, at equilibrium position, du by dx equals to 0, 12x minus 2 equals to 0, x equals to 1/6. एक कम हो गया. ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पर at x equals to 1/6, d2u by dx square equals to 12. उसमें तो x है ही नहीं कि मैं 1/6 ले जाके रखूं, वो तो कांस्टेंट है. और ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, implies that u जो होगा मैक्सिमम होगा, u max, सॉरी u mean ग्रेटर देन 0 होने पर u minimum. Hence x equals to 1/6 is a stable equilibrium पोजीशन. यदि एक से ज्यादा पॉइंट होता, हर एक अलग अलग पॉइंट पे चेक करते d2u by dx स्क्वायर का वैल्यू, कहां वो ग्रेटर देन 0 आया, जहां ग्रेटर देन 0 आया वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां लेस देन 0 आया वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम कह देते. तो क्या इक्विलिब्रियम पहचानना सीख गए आप लोग? अभी के लिए यहीं तक रखते हैं ये लेक्चर. सर, हाँ बताइए. सर ये ux का ग्राफ बना के कर सकते हैं हम?
एकदम पैराबोला बन जाता है। क्वाड्रेटिक तो कर लोगे, लेकिन क्यूबिक और उससे ज्यादा पावर का आएगा तो फिर फंस जाओगे। तो आपको ये रास्ता भी पता होना चाहिए और ग्राफ बना के भी आप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।